मेरे परिवार वाले सोचते थे कि मुझे एक ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता रिक्शा चलाते थे। एक रूम में हम लोग रहते थे, उसी में किचन था, उसी में नहाना था, उसी में खाना बनाना, उसी में हम सभी लोग रहते थे। इसी दौरान मेरी मदर की डेथ भी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर ममता दी ने अपनी पढ़ाई छोड़, लोग तो हमेशा बोलते थे कि मेरी दीदी को भी कि तुम्हें भी बर्तन धोने चाहिए, तुम्हें भी दूसरों घर में काम करना चाहिए। ये भी लोग सोचने लगे कि मैं ऐसा ही कोई जूते का छोटा-सा शॉप सड़क के किनारे भी खोल सकता हूँ। तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली आना है। रूम मुझे मिला 3x7 का और मैंने अपनी टिफ़िन भी हाफ रखा। किसी ने मुझे उसमें ये भी फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पिता तो इतनी हालत ख़राब है कि वो रोटी और अचार को पानी में डाल के खा रहे हैं। मेरी सिस्टर भी रेलवे स्टेशन पे जाके सुसाइड करने वाली थी। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में तक पहुँच गए, मैं पहुँच गया, लेकिन मुझे टेंशन आ गया कि कपड़े क्या पहनने हैं। 3 साढ़े 3 साल से मैंने कभी कपड़े कोई लिए ही नहीं थे। मैं उनको पकड़ के रोने लगा कि अगर इससे ज़्यादा मुझे पढ़ाई करनी पड़ी तो शायद मैं मर जाऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद जायसवाल है और मैं बनारस, काशी, जो आध्यात्मिक नगरी और शिक्षा का केंद्र रहा है, उसका रहने वाला हूँ। 2007 में मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। हिंदी माध्यम से मेरा तीसरा स्थान था और ऑल ओवर इंडिया मेरा 48 स्थान था। दोस्तों, बनारस वैसे तो भारत की सबसे पुरानी नगरी है, इतिहास से भरा हुआ है और कई सपनों का केंद्र रहा है। उसमें से एक मेरा भी सपना, मेरा भी एक परिवार था। मेरे पिता बनारस के अलईपुरा इलाके से रहने वाले थे और वो रिक्शा चलाते थे। मेरी माँ पढ़ाई-लिखाई में नहीं थी, एक घर को सँभालती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मेरे लिए सपने बुनने में लगाए थे। मैं 3 बहनें हैं। बचपन में हमेशा हम लोग खेलते रहते थे, अपने आस-पास बनारस के गलियों में घूमते रहते थे। उस समय तक मैं अपने अलग दुनिया में रहता था और समाज के डिफरेंट सेक्टर को देखता रहता था और मेरे मन में एक सपना था कि मुझे कुछ करना है, लेकिन क्या करना है, ये नहीं पता था। मेरे परिवार वाले सोचते थे कि मुझे एक ऑटो रिक्शा चलाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता रिक्शा चलाते थे, तो एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं भी सोचता था, मैं ऑटो रिक्शा या किसी काम के डिफरेंट वैरायटी से अनुभव परिचित नहीं था, कि हर काम का अपना एक अलग वैल्यू होता है। मुझे ये लगता था कि हर काम के अपना-अपना रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ज़िंदगी के कई पड़ाव आए और क्लास 6 में मुझे एक शिक्षा मिली कि समाज के बहुत वर्ग ऐसे हैं, जो अभी तक लोगों को उनके काम के, उनके बैकग्राउंड से, उनके पिता के व्यवसाय से जोड़ते हैं। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। जब मैं 12 साल का था, क्लास 6 में पढ़ रहा था, तब मैं अपने एक दोस्त के घर में खेल रहा था। उस समय उसके पिता आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके बेटे हो? तब मैंने बताया कि मैं नारायण जी का बेटा हूँ। तो उन्हें नाम तो पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर पूछा कि क्या करते हैं? तब उन्होंने मैंने बताया और उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ़ की सोचने की दिशा को बदल दिया। फिर उन्होंने बहुत ही एक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या हो गया, क्योंकि वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, मैं उसके साथ हमेशा खेलता रहता था और क्लास में हमेशा फर्स्ट भी आता था, पढ़ाई भी करता था। इस प्रश्न को लेकर मैं अपने एक टीचर के पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी समृद्ध और तथाकथित ऊँचे वर्ग के लोग तुम्हें अपने घर में अपने बच्चों के साथ नहीं आने देंगे। उसका रीज़न ये है कि तुम्हारी जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड अलग है। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी रिक्शा चलाने वाले, ट्रॉली चलाने वाले, इस टाइप के लोगों के बच्चे के साथ कोई आए, जो कि मुझे तब भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे ये प्रश्न तब भी पूछा कि कैसे बैकग्राउंड बदलते हैं? तो उनके पास जवाब तो नहीं था, वो भी हँस रहे थे कि इतने छोटे बच्चों को बैकग्राउंड, समाज की परिभाषा में कैसे समझाऊँ? तो उन्हें बताया था कि बैकग्राउंड बदलने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, या तो तुम्हारे पिता का काम कुछ और रहता, या तुम कुछ ऐसा करो कि समाज में सब लोग तुम्हारे बैकग्राउंड से तुम्हारे पिता को जानें। तो मैंने उनसे पूछा क्या रास्ता हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि या बिज़नेस करो, बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाओ, खूब पैसा कमा लो, या दूसरा रास्ता है जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसको पास कर लीजिए। और उन्होंने बिल्कुल ये मज़ाक में बोला था, अगर तुमने इसको पास कर लिया, तो तुम्हें अपने बैकग्राउंड की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पहले दिन से ही लोग तुम्हारे नाम से जानेंगे और तुम किसी के भी घर में आना-जाना, समाज के सारे बैरियर को तोड़ दोगे। उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आईएएस को ही निकालना है क्लास 6 से। और मुझे कोई रास्ता नहीं पता था, बुक्स नहीं पता थी, कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है। लेकिन मुझे ये पता लगा कि इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी नहीं पता। फिर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोल दिया तुम न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो न्यूज़पेपर के लिए मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, मेरी 3 सिस्टर थी और एक बड़ी वाली सिस्टर तो शादी भी हो चुकी थी तब तक। तो दोनों सिस्टर से मैंने पूछा कि न्यूज़पेपर कैसे लें? न्यूज़पेपर उसमें 3 बनारस में मेजर थे, दैनिक जागरण और आज। दैनिक जागरण थोड़ा महँगा था, ₹3 का आता था, आज ₹1 का आता था। तो फिर मैंने बहुत खोजा, तो मेरे बगल में एक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे एक पेपर, वो शाम को अपने क्लिनिक से आते थे और पेपर लेके आते थे। तो मैं शाम को वेट करता था कि जब आएँगे तो मैं पेपर लूँगा, इनसे पढ़ूँगा। वो भी समझ नहीं पाते थे कि इस बच्चों को अचानक न्यूज़पेपर की कहाँ से टेंशन आ गया। लेकिन वो फिर भी मुझे देते थे, शाम को आते थे, मैं न्यूज़पेपर लेके वापस उनको रखता था। धीरे-धीरे मैंने अपना रास्ता इससे तैयार किया। परिवार में मेरे किसी को अभी तक आइडिया नहीं था। फिर क्लास 10th में गया। क्लास 10th में मैंने अपने परिश्रम को और ज़्यादा तेज़ किया। लोगों से बिल्कुल कट के कटे रहने लगा। फिर लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं किस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ। मेरे फादर, मेरे घर वाले भी सब जो रिश्तेदार थे वो बोलते थे, उसमें ऑटो 35,000 का मिलता था बनारस में।
तो सब पैसा भी जुटाते थे कि अगर 12 पढ़ ले तो एक ऑटो खरीद लेंगे और इसको दे देंगे। मैंने कभी किसी को कुछ बताया नहीं अपने सपने के बारे में। मैं साल भर पैसे जोड़ता था, पैसे जोड़ के मैं लास्ट एग्ज़ाम में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 लास्ट डे मैं एक जनरल स्टडी की किताब लाता था पूरे समर वैकेशन में पढ़ने के लिए। उस जनरल स्टडी को मैं अपने छुपा के लाता था कि कोई देख न ले कि कोई क्या बोलेगा। और मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, उस बिल्डिंग में एक-एक रूम में सब लोग रहते थे। एक रूम में हम लोग रहते थे, उसी रूम में आपका किचन था, 12 बाई 8 का था। उसी में किचन था, उसी में नहाना था, उसी में खाना बनाना, उसी में हम सभी लोग रहते थे। उस रूम में भी मैं अपने आप को सबसे कटा-कटा रहने लगा, सीढ़ियों पर बैठ के पढ़ाई करने लगा। रात में लैंप जलाकर मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में तब तक आ चुकी थी कि आपके अपने संघर्ष में आपका अपना डेडिकेशन सबसे बड़ा साथी है। और अगर आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको सपोर्ट अपने आप मिलेगा। प्रकृति, नेचर, भगवान, जिसे भी आप बोलिए, वो किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपका डेडिकेशन उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। 12 साल की उम्र में ही मैंने जब डिसाइड किया, तब मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन मेरे घर में भी किसी को नहीं पता था कि यूपीएससी क्या होता है। मेरे फादर को सबसे बड़ी नौकरी लेखपाल की पता थी, पटवारी जिसको कई लोग कहते हैं, कि ये सबसे बड़ी जॉब होती है। और कांस्टेबल, क्योंकि वो रिक्शा खड़ा करने वाले के लिए कांस्टेबल सबसे बड़ा इशू होता है कि कांस्टेबल आ गया तो रिक्शे वाले भागने लगते हैं। तो उनके निगाह में ये 2 सबसे बड़ी जॉब होती थी। और एक बार किसी ने उनको बोला भी कि एक पटवारी की वैकेंसी आई है, आप अपने बच्चों को भर दें। लेकिन फिर वो कोई बोलता था कि किसी में इतना पैसा लगता है, किसी में इतना पैसा लगता है। तो भी मेरे पिताजी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझसे बताया। मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मुझे 15 तक पढ़ने दीजिए क्लास 10th में, क्योंकि उन्हें इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन का पता नहीं था। तो मैंने उन्हें बोला 15 तक पढ़ने दीजिए मुझे, पैरेलल मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा। और आप ऑटो का चिंता मत कीजिए, ऑटो मैं 15 के बाद भी कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ टाइम दीजिए 15 तक पढ़ने का। इसी दौरान मेरी मदर की डेथ भी हो गई। मेरी बड़ी सिस्टर ममता दी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बीए थर्ड सेकंड ईयर में। वो पहली हमारे घर में इंसान थी जो उस लेवल तक पढ़ाई किया बीए सेकंड ईयर में। फिर जब उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हमारे ऊपर फ़ोकस किया, तब मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझा और ये मैंने ध्यान दिया कि परिवार आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। उनकी एक-एक दिन की इमोशन, लोग तो हमेशा बोलते थे कि मेरी दीदी को भी कि तुम्हें भी बर्तन धोने चाहिए। तुम्हें भी दूसरों के घर में काम करना चाहिए, तो शायद तुम्हारा भी ज़िंदगी बेटर हो सके। वो हर बात को मैंने सुनता और मैंने एक चीज़ डिसाइड किया था कि कभी भी किसी का रिप्लाई नहीं करना है। क्योंकि आपके ऊपर जो सामाजिक अटैक होते हैं, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे लड़िए या उस इमोशन को अपने अंदर रखिए और उसका यूज़ कीजिए एज़ एनर्जी अपने टारगेट को अचीव करने में। इन्हीं प्रताड़नाओं, इन्हीं सोच, इन्हीं डिफरेंट एस्पेक्ट जो समाज के डिफरेंट व्यूज़ आए थे, उसको कलेक्ट करते हुए मैं बिल्कुल आगे बढ़ा डिटर्मिनेशन के साथ। क्लास 8 से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। क्लास 9th में घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी हमारे। पिता की तबीयत थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कुछ नहीं था, तो मैंने एक रिटेल जूते के शॉप पर भी जॉब करने लगा। उसमें मुझे ₹150 मिलते थे, लेकिन मैंने अपने सपने को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उसके बाद जब मेरे 6 महीने बहुत मेहनत कर लिया, तो उस शू शॉप के मालिक ने मेरी सैलरी ₹250 कर दी। मैं अपने स्कूल के बाद जितना टाइम मिलता था, वहाँ जाता था। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं। फिर ये भी लोग सोचने लगे कि मैं ऐसा ही कोई जूते का छोटा-सा शॉप सड़क के किनारे भी खोल सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने सपने को अचीव न कर लें, अपने सपने को बहुत डिस्क्लोज़ मत करिएगा। क्योंकि कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा। केवल और केवल आपके माँ-बाप या आपके बहन-भाई जो आपके बहुत क्लोज़ हैं, वही सपोर्ट करने आएँगे। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती थी, लोगों की रोने की आदत, कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ऐसे कैसे करूँगा? जिस परिस्थिति में आप पैदा हुए हैं, जो आपके पास 2 हाथ या 2 पैर हैं, आप रोते तो नहीं कि मेरे पास 10 हाथ होते तो मैं ये काम करता। 2 हाथ से ही आप काम करते हो। दुनिया में जितने काम हुए हैं, जितने भी सक्सेस स्टोरी हुई, आपने 2 हाथ से लोगों ने किए हैं, एक ही दिमाग से किए हैं। तो रोने वालों का जो डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, वो मुझे चीज़ बचपन से इरिटेट करती थी और आज भी मुझे कोई बोलता है ये बात मेरे भी ऑफ़िस में कि मुझसे ये हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ मुझे बहुत इरिटेट होती है। आप कितना प्रयास करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं हो पाएगा, ये बात तो सोचना ही बेवकूफ़ी, क्योंकि दुनिया में हर इंसान हर काम करने के लिए कैपेबल है। इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ा और मैं अपने फ़ादर को भी सांत्वना देता था कि 10 हो गया, अब 12 हो गया। मैं अपना खर्चा तब तक खुद निकालने लगा था। मेरी सिस्टर भी अपना उसमें मोती की माला होती है, आप में से कई लोग जानते होंगे, उसको आप बिनिए तो शायद 40 माला बिनने पर आई थिंक 6 या 7 रुपए मिलता था उस टाइम। वो भी करती थी। घर इसी तरह हमारा आगे बढ़ा था। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई, छोटी सिस्टर थी, उनकी भी शादी हो गई और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मैं घर में अकेले रहने लगा। और फिर भी मैंने अपने इस सपने को पूरी तरह से किया और मैंने एक बात और ध्यान दिया कि लोग बोलते हैं कि मेरे पास रिसोर्सेस कम है। रिसोर्सेस कम होने से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। स्पेशली अब, जबकि भारत इतना आगे बढ़ चुका है और डिफरेंट टाइप के रिसोर्स अपॉर्चुनिटी हमारे पास हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि बनारस में रहने और उसके अलावा कुछ गाइडेंस की मेरे पास क्या व्यवस्था हो सकती है। तो मैं अपने फादर को फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में बताया कि पिताजी मुझे 2 साल और पढ़ने हैं। वो समझ ही नहीं पाए, ये 2 साल क्यों पढ़ने हैं? ये 2 साल 15 के बाद भी कोई पढ़ाई होती है? ये उनको पता नहीं था। तो फिर मैंने बताया 2 साल मुझे एक पढ़ाई है, इसमें पढ़नी है। फिर बोले कि इसकी पढ़ाई करके क्या होगा? मैंने कहा अगर कुछ पढ़ लिया अच्छे से, तो कुछ मुझे काम भी मिल सकता है।
तो फिर अब तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे दिल्ली आना है। दिल्ली आने के पहले मैं 5 दिन पहले एक ओरिएंटेशन कैंप में आता है संकल्प। संकल्प संस्था है जो उदासीन आश्रम में चलता है, एक एनजीओ है और फ्री ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेशन देता था। तो जब मैं आया तो उन लोगों ने 5 दिन में मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट समझाया था कि ऐसे-ऐसे होता है, ये सब्जेक्ट है। फिर मैं वापस गया और अपने पिता को बताया कि कुछ पैसे चाहिए इनिशियल, ताकि दिल्ली में जाना इतना महँगा शहर है कि उस टाइम जो मैंने रूम लिया था दिल्ली में आने पर, वो 3/7 का था और मेरा बेड 3/6 का था। तो अगर मैं बेड रखने के बाद उससे उतरता था तो मैं गेट के बाहर ही उतरता। वो मैगज़ाइन होता है, आप सब लोग जानते होंगे जो सीढ़ियों पर मैगज़ाइन होता है। तो 1700 का रूम तो उस समय ऐसा था, फिर 800-700 रुपये अगर हाफ टिफ़िन खाना ले तो वो भी ऐसा होता है। तो मैं समझ गया था मुझे 3 से साढ़े 3 हज़ार रुपये महीने में चाहिए और इनिशियल एडमिशन के लिए भी कुछ लगेगा। तो मैंने अपने पिता को बताया कि कुछ इनिशियल सपोर्ट के लिए चाहिए, तो उनके पास तो कुछ था नहीं। लेकिन मैं ये भी बताऊँगा कि एक पूरी तरह से अनपढ़ इंसान, जिसको किसी भी अपॉर्च्युनिटी का कोई भरोसा पता नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने बेटे के इमोशंस पर इतना कमिटेड था कि मतलब कि सामाजिक शिक्षा का तो उन्हें बहुत ज्ञान था, लेकिन जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर पूरा विश्वास किया और मुझे आगे जाने के लिए बोला। उसी टाइम उनके पैर में सेप्टिक हो गया था। सेप्टिक हो गया, वो अपना इलाज भी नहीं करा पा रहे, थोड़ा बहुत इलाज कराया, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि एक ज़मीन थोड़ी-सी है, वो 40,000 उन्होंने बेचा और उसी के कुछ पैसे का हम लोगों ने थोड़ा बहुत इलाज वो करा पाए, बाकी के